हेलो क्लास 10, कैसे हो सब लोग। आज हम आ गए कम्युनिकेशन स्किल्स के लेसन नहीं लेक्चर 2 पे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सब देखा था कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, कितने सारी टाइप्स होती हैं। इसमें हम आगे की चीज़ें देखेंगे, बेसिक राइटिंग स्किल्स और ये सब चीज़ें देखेंगे। जितनी भी मोस्टली इसमें ग्रामर की चीज़ें आएंगी तो इंग्लिश में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम ग्रामर का देखेंगे इसमें बेसिकली कि कैसे हम राइटिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है लिखते वक्त। और हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और फिर इस चैप्टर को पूरा सिक्योर कर लेंगे एंड पूरे मार्क्स लेके आएंगे। तो हम शुरू करते हैं और बहुत सारी स्लाइड्स है। तो जैसे कल 9th के लिए बहुत टाइम लगा था तो तुम्हारे लिए भी कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। तो ज़्यादा वो मत करना कि हाँ अब छोड़ दो। और हाँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखा करो ताकि तुम्हारा भी लेक्चर जल्दी ख़त्म हो जाए। और इतनी भी नहीं कि इतनी तेज़ी कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब नॉर्मल स्पीड रखा करो ताकि तुम्हारा जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। और अभी तक शायद नोट्स नहीं डल रहे थे बट आज से नोट्स डलने शुरू हो जाएंगे। तो जितना भी मैंने पढ़ा है उस नोट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, जितने भी उसमें क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व करना। और तुम साथ में कॉपी लेके बैठना, मतलब सारे नोट्स तुम्हें बनाने नहीं पड़ेंगे। अगर कुछ कुछ जगह मुझे लगा कि हाँ ज़रूरत है लिखने की तो वो तुम नोट डाउन कर लेना, पर ध्यान तुम अपना स्क्रीन पर ही रखना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। तो अभी तक हमने इतना देखा कि हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम किस किस तरीके से बातें करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये चेंजिंग आइडियाज़ होते हैं कम्युनिकेशन में। हम आइडियाज़ को चेंज करते हैं तो ऑब्वियस है अपने थॉट्स, ओपिनियंस, डेटा को, मैसेज को सबको शेयर करते हैं। और हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन सब चीज़ों को एक क्लियर फॉर्म में बनाते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन तो हर कोई करता है पर कैसे हम चीज़ों में क्लैरिटी ला सकते हैं, कैसे हम चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, तो ऐसे ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। देखो, जो चीज़ मुझे लगता है ईजी है वो तो मैं एकदम पढ़ के बता दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कैसे लगेगा। तो कहीं कहीं मुझे टफ लगे अगर तुम्हारे लिए तो मैं ना उसे 3-4 बार बता देती हूँ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी को बिल्कुल समझ ना आए तो जो भी चीज़ें मुझे लगेगी थोड़ा हार्ड है तो वो मैं 2-3 बार अच्छे से समझा दूँगी। तो यहाँ पर तो ईजी था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम आइडिया तो शेयर करते ही हैं, थॉट शेयर करते हैं, अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, लेकिन कैसे हम उसको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोल पाए ताकि हर किसी को समझ में आए, कैसे उसमें अंडरस्टैंडिंग ला पाए। तो बेसिकली कम्युनिकेशन बस एक इफेक्टिव वे में। आगे देखें तो अब जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ बैरियर्स भी आते हैं। बैरियर्स का मतलब जब हम इफेक्टिवली किसी से बातें करते हैं तो कुछ कुछ दिक्कतें भी होती हैं। जैसे कि तुम और मैं बात कर रहे हो और एकदम से कुछ हो जाए, बहुत तेज़ आवाज़ आए, नॉइज़ हो रही हो, तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि जो मैसेज जब सेंड हो रहा होता है उस चीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाती और क्लैरिटी नहीं आती है। तो जो भी चीज़ डिस्टर्ब करती है वो होती है कम्युनिकेशन में बैरियर। रिसीव करते हैं मैसेज को, यानी कि जब भी सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है और कुछ भी वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, कुछ भी उसमें डैमेज हो जाए, तो हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और ये जो भी बैरियर्स होते हैं ये हम क्या देते हैं, कम्युनिकेशन में फेलियर का रिजल्ट देते हैं। अब अगर बैरियर आ गया, मेरी बात तुम तक नहीं पहुंची है, तो मतलब हमारी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वो इस चीज़ को डिस्टॉर्ट या फिर डिस्टर्ब कर देता है। आगे देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक होता है फिजिकल या फिर इन्वायरमेंटल बेसिस पर बैरियर। तो इसका मतलब तो यही हुआ फिजिकल, मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं और एकदम से कुछ नॉइस हो गई या फिर बहुत ज़्यादा शोर हो गया, अगर हम दूर खड़े हैं, हम रोड साइड खड़े हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, तो ये सब तो फिजिकली बैरियर होते हैं जिसकी वजह से हमारी बातें रुक जाती हैं। तो जो भी इन्वायरमेंट बेसिस पर हमारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है सेंडर तक पहुँचने में, सॉरी रिसीवर तक पहुँचने में, रिड्यूस करते हैं सेंडिंग अमाउंट को जो भी कम्युनिकेशन की हो रही है, सच एज फिजिकल डिस्टेंस हो गया, हम बहुत दूर दूर खड़े हैं और बीच में बहुत सारा ट्रैफिक है तो हम बात नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्टिंग नॉइसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। और बार बार अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और बीच में कोई बार बार बोले जाए तो हमारा भी मन नहीं होता है एंड इंटरेस्ट हमारा डेवलप नहीं हो पाता है बात करने में। आगे हम बात करें तो इंटरपर्सनल बेस्ड बैरियर्स होते हैं। इंटरपर्सनल मतलब हमारे अंदर के कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये जो भी होता है हमारे इमोशंस की वजह से होता है, सोशल वैल्यू पीपल की वजह से होता है। तो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं, तो उनके अंदर के इतने सारे इफेक्ट है ना कि वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके साथ पहले अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो किसी से बात करने में, तो
बहुत पुरानी यादों को वापस याद दिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से बात अच्छे से नहीं हो पाती। तो अभी हमने देखा एनवायरमेंटल में तो ये हो गया कि डिस्टेंस है, इंटरफेरेंस है या फिर बहुत ही ज़्यादा शोर है। लेकिन इंटरपर्सनल में हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं उनकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है। तो इससे हम साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाते हैं उन लोगों के थ्रू। अब समझो अगर मुझे कोई स्टूडेंट मिला हो एंड वो मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करे और वो मैं मन में लेके बैठ जाऊँ, तो आगे अगर मैं किसी और से भी बात करूँगी तो हाँ, मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसी वॉल बन जाएगी कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और फिर मैं अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल ऐसा बैरियर बना देता है कि हमारे मन में ही रह जाता है एंड फिर हम खुल के बातें नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि सिमिलर डिस्टेंस हमने देखा था कि फ़िज़िकल डिस्टेंस जब दूर होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बात करने में। लेकिन इसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस का मतलब ये भी हो गया कि शायद हमारा जितना कनेक्शन हम दिखा पा रहे हैं वो एक्चुअल में उतना है ही नहीं, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, तो साइकोलॉजिकली हम बात अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैसेज जो हम देते हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, या फिर शायद हम अच्छे से नहीं समझा पाते अगर हमारे बीच में एक वॉल क्रिएट हो जाए। तो हमारे जो इमोशन होते हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं चीज़ों में। जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कभी कभी वो गुस्से में तो बहुत कुछ सुना देते हैं, अब मैं गुस्से में तुम्हें कुछ भी बोल दूँ लेकिन लास्ट में जब थोड़ा मैं शांत हो जाऊँ तो फिर मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने बिना बात के लिए इतना क्यों बोला। तो ऐसे यहाँ पर लिखा है कि वी रिग्रेट आफ्टर बीइंग एंग्री। कभी कभी लड़ाई में हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हम मीन भी नहीं करते लेकिन आगे जाके हमें रिग्रेट होता है। तो ये सब हमारे इंटरपर्सनल बैरियर होते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाती। फिर एक आते हैं सेमांटिक बैरियर, यानी कि जो भी विजुअली हमें बैरियर क्रिएट हो पाते हैं, जैसे कि सिंबल विजुअल यूज होते हैं मैसेज में वो शायद हर किसी को सेम समझ में ना आए, या फिर हमारे जो हैंड पैटर्न्स होते हैं, हमारे जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं सबके लिए डिफरेंट हो। यहाँ पर एक एग्जांपल भी था कि जो थम्स अप होता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में उसे गुड की मतलब एक गुड सिंबल माना जाता है, यानी कि तुम एग्री कर रहे हो किसी बात पे, तुम किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो। लेकिन जो रूलर क्या बोलेंगे, थोड़ा सा टंग रोलिंग हो रही है, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर शायद इस सिंबल को अच्छा ना मानते हो, इस सिंबल को थोड़ा बहुत ही गलत वे में लेते हो या फिर कुछ भी समझते हो। तो अब ये चीज़ तो एक ही है लेकिन हर किसी की वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है उस विजुअल को लेके। तो ऐसे ही सेमांटिक बैरियर्स में होता है कि हम जो भी सोचते हैं वो हर किसी के लिए सेम नहीं होता, सिंबल हर किसी के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसलिए इसमें बैरियर आ जाते हैं कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो हम सिंबल यूज़ करते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए मीन करती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे हम इसमें और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, किसी की लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है, किसी की लैंग्वेज में कुछ और। पिक्चर्स जो हो गई वो हर किसी को अलग अलग वे में समझ आई हो, या फिर जो एक्शंस है जैसे कि हमने यहाँ देखा किसी कंट्री में बहुत अच्छा माना जाता है तो किसी कंट्री में उसी का थोड़ा गलत मीनिंग हो। तो ऐसे ही हम अपनी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर लेते हैं इन सब चीज़ों के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक और पार्ट जो कि है इंटरपर्सनल बैरियर्स। अब इंटरपर्सनल में तो हमारे अंदर के डिसऑर्डर हो गया, फिर डिसऑर्डर तो नहीं, अंदर के साइकोलॉजिकल टर्म्स हो गए जिसकी वजह से हम अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन इंट्रा का मतलब है कि हमारे जो बैरियर्स होते हैं वो किसी इंडिविजुअल के साथ होते हैं, यानी कि हम किसी को एनालाइज नहीं कर पाते, हम अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते इन्फॉर्मेशन को। किसी से भी बात करते हो हमें समझ ना आए या फिर हम ही चीज़ों को नहीं अच्छे से ले पाएँ, फीडबैक को अच्छे से ना ले पाएँ, हम इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव ना कर पाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन को ख़राब करता है। कभी कभी होता है ना, हमें किसी की बात समझ नहीं आती और हम बस हाँ हाँ करते रहते बट उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वही है इंटरपर्सनल बैरियर। फिर हम आते हैं कि बहुत सारे मेजर हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। अब अगर नॉइस बहुत ज़्यादा है तो हम किसी शांत जगह जाके बैठ सकते हैं। हमें चीज़ें समझ नहीं आती तो हम पहले पूरी कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही होगी, किस लैंग्वेज में हमें बात करना चाहिए, क्या क्या सिम्बल्स हमारे यहाँ पोलाइट माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो बी प्रिपेयर्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो हमें बात करने से पहले प्रिपेयर ही होना चाहिए। कुछ लोग बात करने से पहले बहुत शाय होते हैं, उनका मन नहीं होता है बात करने का, तो वो अंदर अंदर दिमाग में बन जाता है कि हाँ हम अच्छे से कॉन्वर्जेसन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले स्टेप तो यही है कि हमें अपनी खुद को प्रिपेयर करना चाहिए कि हम किसी से भी बात करेंगे तो हमें अच्छे से एक्टिवली सुनना चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए ओपन रहना चाहिए, हमें समझना चाहिए क्या वो आइडिया शेयर कर रहे हैं एंड न्यू चीज़ों के लिए हमें भी रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम हर जगह तो नहीं, कभी कभी रेडी नहीं होते हैं कॉन्वर्जेसन करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से जो मैसेज होता है उससे हमें इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है क्योंकि हम ओपन ही नहीं है उसे सुनने के लिए।
उसके बाद या तो एक बैरियर हमारे बीच में क्रिएट करता है, रिसीवर के लिए क्रिएट करता है। फिर बात करें तो सफिशिएंट टाइम, यानी कि हमें पूरा टाइम देना चाहिए कॉन्वर्जेसन को। बात करते हो हमें पूरा टाइम लेके समझना चाहिए चीज़ों को, टाइम दे के हमें इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। तो ऐसे ही हम अपनी चीज़ों को समझाते हैं और ये बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन में होता है। फिर हम देखें तो डोंट अज्यूम एनीथिंग, यानी कि बिना फैक्ट पता हुए तुम किसी के लिए अज्यूम ना करो। जैसे बोलते हैं ना, प्री जजमेंट नहीं करनी चाहिए। तो पहले से ही किसी को जज करोगे एंड वो वैसा ना हो तो तुम्हारे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें किसी को भी पहले से कुछ एज्यूमेशन नहीं देनी चाहिए। उसके बाद देखें तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, उससे हम बहुत ईगोइस्टिक लगता है। हमें आते बोलो हाँ मुझे तो सब आता है, तो मुझको कुछ नहीं आता, तो तुम्हें थोड़ा लगेगा कि ये कितनी एटीट्यूड वाली है, कितनी ईगो है। तो ऐसे ही हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, हमें जजमेंट नहीं दिखाना चाहिए। जैसे हमने आने का, हमें किसी के बारे में कुछ एज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा होगा, ऐसी होगी, उसको कैसे जज करे, कहाँ वो रहती है, क्या खाती है। तो इस सब चीज़ों से हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हमें जो भी रिसीवर है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनको पूरी एक्टिवली सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए और उनको टोटली ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन सब देके उनको एक रिस्पेक्ट फील करानी चाहिए, जिसकी वजह से वो भी हमसे पोलाइटली बात करें और हम भी। उसके बाद अपना जो एटीट्यूड है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ये नहीं कि हम जाके सीधा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो हमारे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ता है। आगे देखें तो हमारे कुछ 7 C's होते हैं जिनकी वजह से हम एक अच्छी कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं किसी से भी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है जिनको हम 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको तुम कहीं बना लो इस डायग्राम को, और जो भी मैं समझाऊंगी उसको अपने वर्ड में 1 लाइनर लिख लेना, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फिर तुम उसे डिटेल में खुद लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, तुम्हें भी ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो 7 C's जो होते हैं, इसमें हम 7 C के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छी कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं, हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से बातें सेंडर के थ्रू अच्छे से जाएँ, रिसीवर के थ्रू भी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि क्लियर, यानी कि जो भी हम बात करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। हम जो भी बात करें उसमें ऐसे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं पहले, फिर हम कोई बात बोल रहे हैं, फिर उसको हम डिस्ट्रैक्ट करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके दूसरी बात बोल रहे हैं। तो हम जो भी बातें बोलते हैं वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, हमेशा प्रिसाइज होनी चाहिए कि हाँ हमने जो बोला है हम यही बोलेंगे, अब हम पलट के उस पूरी स्टेटमेंट को ही चेंज नहीं करेंगे। हमारी बातों पर क्लियरनेस होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो करेक्ट होनी चाहिए। अगर हम किसी से भी कोई फैक्ट शेयरिंग कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, तो हमें पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हो सही है या उसमें कोई चीज़ गलत है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उल्टी बता रहे हैं, तो इनकी वजह से हमारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता कि हम गलत बातें बताते हैं। एंड ये चलो पर्सनली तो ठीक है, बट प्रोफेशनली भी बहुत बुरा हमारे ऊपर इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए लॉजिक और फैक्ट्स को बताने से पहले। फिर हम बात करें कंप्लीट की, तो हम जो भी बात करते हैं वो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए, ये नहीं कि हम आधी अधूरी छोड़ दें। हमें बोलो चलो कम्युनिकेशन पढ़ते हैं और अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाए, तो कम्युनिकेशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितनी भी बातें हम करें वो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर हम देखें तो कॉन्क्रीट, यानी कि जो भी अब तुमने चीज़ बोली है, जो भी तुमने फैक्ट बताया, तुम्हें उसके ऊपर अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि जो भी तुम बोल रहे हो वो सही है। और तुम उसके लिए कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जो एकदम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे से रह सकते हैं, हमारे ऊपर एक पूरा सपोर्ट रहता है। तो कॉन्क्रीट रहना चाहिए अपनी बात को लेके, हमें हमेशा मानना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हैं एंड आप हम पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो। कंसाइज की बात करें, जो जितनी भी बात हम बोलते हो छोटी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। हमने अभी देखा बात क्लियर होनी चाहिए, तो अगर हम बहुत बड़ा पैराग्राफ ही किसी को सुना देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती है। कंसाइज का मतलब जितनी काम की बात है उसी को हम अच्छे फॉर्मेट में, अच्छे छोटे शॉर्ट वे में समझा दें किसी को, ताकि उसे भी अच्छा लगे। तो हमेशा हमारी बात कंसाइज होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है कि हम जो भी चीज़ें बोले वो हम सही बोले, यानी कि जितने भी फैक्ट्स और लॉजिक हम चेक करें वो हम सही करें। हम किसी को देख रहे हैं तो हमें उसे देखकर ये समझना चाहिए कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से आती है, तो हम उस तरीके से बात करें। उन्हें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश से बात करें। मतलब हम जिनसे भी बात करें उनकी प्रेफरेंस क्या है, क्या चीज़ें ईजी होगी समझाने में, जिससे हम एक दूसरे के साथ कोहेरेंटली बातें कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब वो है। और कोर्टियस का मतलब है, तुमने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी डिस्नी वाली मूवी आती है तो इसमें राजा होते हैं तो उनको कर्टसी करते हैं, यानी कि बो करते हैं। तो इसका मतलब है जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो यानी कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें हमेशा उनको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। बोलते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं दिखाओगे तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती।
तो हमें हमेशा अपनी बातों को क्लियर रखना चाहिए कि तुम वन वर्ड में लिख दो। क्लियर मतलब अपनी बातों में तुम हमेशा क्लियर रहो, तुम कभी भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हो, चीज़ों को चेंज मत करो। करेक्टनेस का मतलब है तुम जितना भी बोलो करेक्ट हो, तुम जो भी चीज़ बोल रहे हो उसमें कुछ गलत ना हो, पहले बोलने से चेक कर लो, बोलने से पहले सोचो बेसिकली। कंप्लीटनेस का मतलब है जितनी भी बात तुम कर रहे हो कंप्लीट होनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़ दो, बोलते बोलते तुम एकदम चुप हो जाओ तो उसमें तुम्हारे भी इंप्रेशन अच्छे नहीं लगते कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं थे। आगे बात करें कंक्रीट की, तो जितना भी तुम बोल रहे हो तुम उसके लिए हाँ अपने वर्ड्स के लिए तुम पक्के बनो। आगे बात करें कंसाइज की, तो तुम जितना भी बोलना चाहते हो, जिस टॉपिक के लिए बोलना चाहते हो उसके लिए एक छोटी कंसाइज फॉर्म रखो जिससे तुम्हारी बातें क्लियर हो। कोहेरेंट का मतलब तुम्हें ये देखना चाहिए रिसीवर किस वे में हमारे साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो ऐसे हम उसके साथ कोहेरेंट हो पाते हैं। कोर्टियस का मतलब है हमें हमेशा अपने रिसीवर को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए ताकि हमें भी रिस्पेक्ट मिले। तो ये मिलकर हमारे 7 C's बताते हैं जिससे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाती है। अब हम क्वेश्चंस में आ गए, तो क्वेश्चन से पहले ना सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दो। यहाँ पर लिखा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि 5W रूल में नहीं आती। तो ये तो हमने 9th में भी पढ़ा था, एक बार नोट कर लो ताकि दोबारा से तुम्हारा रिवीजन हो जाए। तो जो इंग्लिश में जितने भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इंटेरोगेशन फॉर्म हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई जिसमें हम क्वेश्चन का यूज़ करते हैं, तो इसमें एक 5W का रूल होता है और एक H का रूल होता है, जिसमें H का मतलब हो गया हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट और हु, यानी कि कैसे, कहाँ, किधर, क्यों, किस लिए और कौन। तो हम 5W का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए और एक H का। तो यही रूल होता है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन पूछ पाते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोर्टसी जो होती है वो क्या इम्प्लाई करती है, जिसमें हम किसकी फीलिंग्स और कंसिडरेशन को अपने मतलब कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली इसमें ये पूछा कि जब भी हम किसी को कोर्टसी शो करते हैं तो हम किसकी फीलिंग्स या फिर वैल्यूज़ या पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, कुछ मानते हैं। तो जितने भी रिसीवर होते हैं हम उनको रिस्पेक्ट शो करते हैं, तो हम उन्हीं की व्यू पॉइंट को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिसीवर होता है हम उसके व्यू पॉइंट को कंसिडरेशन में लेते हैं एंड उसको रिस्पेक्ट शो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कौन सी कम्युनिकेशन है जो कि टाइम सेविंग भी होती है और कॉस्ट सेविंग भी होती है। तो जब कंसाइज हम बात करते हैं कंसाइजली, तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी कंसाइज वे में शॉर्ट फॉर्मेट में अच्छे में समझा पाते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी बचती है और टाइम भी बचता है। तो जब हम एक कंसाइज कम्युनिकेशन करते हैं उसकी वजह से हमारा टाइम और कॉस्ट सेव होता है। फिर एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5W हुज आंसर विल मेक अ कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो कौन सा ऐसा W है इनमें से जो कि हम नहीं यूज़ करते हैं। तो हम वेयर को यूज़ करते हैं, व्हेन को यूज़ करते हैं, व्हाट को यूज़ करते हैं, लेकिन हम विच को यूज़ नहीं करते। तो ये 5W+1H रूल तुम कहीं लिख के उसको मार्क कर दो, बाकी सब क्वेश्चन तुम दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं बेसिक राइटिंग स्किल्स में। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारी जो राइटिंग स्किल्स होती है उसको अच्छा बना पाते हैं, क्या बेसिक चीज़ें होती है जिनकी वजह से हम चीज़ों को सीखते हैं। तो जिसने 9th में अच्छे से IT पढ़ा होगा उससे तो ये पूरा आता होगा, ये टोटल 9th का ही पार्ट है और 9th में जितने भी चैप्टर है वो तो हम आगे पढ़ते ही रहते हो। तो हम जिसने नहीं भी पढ़ा उसकी भी दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी होता है एंड हम एक बार समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से आ जाएगा। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओरल कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन अब रिटन कम्युनिकेशन की भी कुछ चीज़ें तो होती होगी ना। तो जब भी हम एक अच्छी राइटिंग स्किल्स को अपने अंदर लाते हैं तो उसकी वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर पाते हैं, अपने मैसेज को अच्छे से लिख के सेंड कर पाते हैं, तो वो क्लियर हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम अच्छे से मैसेज लिखते हैं तो क्लियरली किसी तक पहुंचते हैं, वो अच्छे फॉर्मेट में किसी के पास पहुंचते हैं तो उससे हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। लेकिन जब हम कोई स्पेलिंग का यूज़ नहीं करते, पंक्चुएशन का यूज़ नहीं करते, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बनाते, तो उसकी वजह से हमारी राइटिंग स्किल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, लोग हमें अच्छा नहीं मानते। अब जैसे कि हमें एक लाइन रोकनी थी तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, एक फुल स्टॉप लगाया, वरना अगर हम ऐसे लिखते ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन एनी ऑफ दीज, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया ताकि हम ये दिखा पा रहे हैं इन दोनों के बीच में एक पॉज है। तो ये पंक्चुएशन का यूज़ होता है, ग्रामेटिकल एरर होता है, गलत स्पेलिंग होती है, जिनकी वजह से हम अच्छे से राइटिंग स्किल्स नहीं अच्छी बढ़ा पाते और हम रिटन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं कर पाते। तो इन एनी ऑफ दीज पुअर राइटिंग स्किल्स क्रिएट पुअर फर्स्ट इंप्रेशन। तो अगर हम कोई भी इनमें से मिस्टेक करते हैं उसकी वजह से हमारा एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, सेम जैसे ओरल कम्युनिकेशन में होता है। तो इसलिए राइटिंग स्किल्स
स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम ईमेल्स लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, उसके लिए हमें ये सब आना चाहिए। तो हम अच्छे से लिखें, उसके लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, हम अपनी बेसिक पार्ट ऑफ इंग्लिश को समझते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, पैराग्राफ होता है, ये सब हम समझते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी पैराग्राफ को। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमारी राइटिंग स्किल्स बनती है, कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं, पैराग्राफ को बनाते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को, कहाँ कहाँ हम पंचुएशन को यूज़ करते हैं, क्या क्या उनका यूज़ होता है, क्या चीज़ वो इम्प्लाई करते हैं हमारे सेंटेंस में। अगर ये नहीं भी आता तो टेंशन नहीं लेनी, अभी वो सब पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। जिसकी बेसिक राइटिंग स्किल अच्छी नहीं भी होगी वो भी अच्छे से हो जाएगी, बहुत ईजी होता है। तो अभी एक सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है, जब हम अलग अलग वर्ड्स को एक साथ यूज़ करके कोई भी क्लियर स्टेटमेंट बनाते हैं वो एक सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है, जब एक सेट ऑफ वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक अच्छी सी क्लियर लाइन बना सके जिससे कोई अंडरस्टैंडिंग हो। अब अलग अलग वर्ड्स को हम एक साथ जंबल भी रखते हैं पर उसका कोई सेंस नहीं होता है, तो हम ऑर्डर वाइज सारे वर्ड्स को कैसे एक जगह रखें ताकि वो एक अच्छा सेंटेंस बन पाए। अब यहीं पर देख लो, अ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स। अब अगर इतना ही देखो और इन वर्ड्स को अलग अलग पढ़े तो इनका कोई सेंस नहीं है, बट साथ में अलग अलग वर्ड्स को लाके एक क्लियर स्टेटमेंट बनी कि जो सेंटेंस होता है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फिर हम देखें तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है। प्रेडिकेट अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिसके बारे में भी बात हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी बोले तो भूमि इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर कौन खेल रहा है, भूमि। तो भूमि सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात हो रही है। तो सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर भी बात होती है बेसिकली वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। फिर जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो सेंटेंस हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मेरे साथ साथ बोलते रहना तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें अलग अलग वर्ड्स को ला के क्लियर स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद सेंटेंस के भी 4 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अब हम ये सारे टाइप पढ़ेंगे सेंटेंस के। कभी सोचा था सेंटेंस के भी इतने टाइप होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें क्लॉज की, तो अभी हम ये यूज़ करने वाले हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। तो एक क्लॉज क्या होता है, ये बेसिक यूनिट होता है किसी भी ग्रामर का जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये लिखा है ग्रामर जिसमें बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं, इसकी वजह से क्लॉज बनता है। जैसे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक, तो हम बिल्डिंग ब्लॉक नहीं खेलते कि उसमें पूरा टावर बन जाता है, तो वैसे ही क्लॉज का यूज़ होता है ताकि हम अलग अलग सेंटेंस को या फिर अलग अलग वर्ड्स को लेके एक पूरा टावर बना लेते हैं। एंड बेसिकली इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं पता तो वो भी अभी समझ में आ जाएगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। तो इस सेंटेंस का एक बिल्डिंग ब्लॉक है बेसिकली। ये इंडिपेंडेंट हो सकता है और ये डिपेंडेंट भी हो सकता है, यानी कि इसे किसी और की भी ज़रूरत पड़ सकती है और ये खुद से भी काम कर सकता है। अब हम देखेंगे कि क्लॉज में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले बस ये याद रखो, सेंटेंस सेट ऑफ वर्ड्स है और जो क्लॉज है वो बेसिक यूनिट है ग्रामर का जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब सबसे पहले हम आते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि किसी भी पंचुएशन, किसी भी ग्रामर या ऐसे किसी भी कंजक्शन की यूज़ नहीं होती है। तो विद नो कंजक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज। कंजक्शन आई होप तुम्हें पता हो, जो भी दो वर्ड्स को जोड़ता है, एक ब्रिज टाइप का फॉर्म करता है, वो कंजक्शन होता है। जैसे कि हो गया एंड और ईदर। तो तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो ऐसे वर्ड्स जो कि दो अलग अलग वर्ड्स को बीच में जोड़ते हैं एंड फिर एक सेंटेंस का सेंस बनाते हैं। जैसे कि भूमि एंड आशिका, तो एंड हम दोनों को जोड़ रहा है, हम अलग अलग तो कोई साथ में सेंटेंस नहीं बना सकते। तो भूमि एंड आशिका आर प्लेइंग, यानी कि वो दोनों साथ में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी मतलब किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है, हम इंडिपेंडेंटली किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रख सकते हैं। एग्जाम्पल ले तो माई होम हैज़ 4 रूम्स, यानी कि मेरे घर में 4 रूम है। तो इसमें हमने ना किसी ऐसे वर्ड का यूज़ करा जिससे हमें जोड़ना पड़े, या फिर ना हमने किसी पंचुएशन का यूज़ करा, ना ही हमने कोई ऐसे ब्रिज का यूज़ करा। तो बस मेरे घर में 4 कमरे हैं, ये एकदम सिंपल लाइन है और ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो क्लॉज का मतलब ये होता है जिसमें किसी और चीज़ की हेल्प ना करें, ना पंचुएशन ना किसी ब्रिज की, तो वही एक सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि आई एम भूमि, तो इसमें तो कोई भी ऐसा एंड का यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट अभी हमने देखा एक सिंपल सेंटेंस बिना किसी के यूज़ का, और डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब अभी हम अच्छे से देखेंगे। अभी हमने देखा था क्लॉज मतलब पंचुएशन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, बिकॉज इट वॉज चेजिंग अ रैबिट द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। अब हम अच्छे से ध्यान दें इस लाइन पे, तो अभी हर चीज़ को भूल जाओ, बस एग्जाम्पल पे आओ। तो यहाँ पर लिखा है
बिफोर इट वॉज चेजिंग अ रैबिट द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। तो अभी अगर हम इस पार्ट को भी इग्नोर करें, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, तो अगर सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस हो कि वो जो डॉग था वो फेंस से कूद गया, तो उसका तो सेंस बन रहा है, उसमें कुछ ऐड हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर लिखा है बिकॉज इट वॉज चेजिंग अ रैबिट, तो इट वॉज चेजिंग अ रैबिट का सेंस नहीं बनेगा। कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, हमें उसका आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर जो बिकॉज है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ बिकॉज यूज़ ना करते तो इट वॉज चेजिंग अ रैबिट का कोई सेंस नहीं बनता। तो जो बिकॉज है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसकी वजह से इसका कोई मीनिंग बन पा रहा है। और इसके बाद द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस का तो है ही मतलब। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि क्योंकि रैबिट उससे चेज कर रहा था, डॉग जंप से कूद गया। तो बिकॉज यहाँ पर इस लाइन को डिपेंडेंट बना रहा है, और बाकी ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही होते हैं, एक तो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लेते हैं और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। यहाँ पर वो है बिकॉज। तो मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो खुद अच्छे से समझ आने लग जाएगा। कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिसको एक कंजक्शन जोड़ता है, यानी कि 2 अलग अलग लाइन होती है जिसके बीच में कंजक्शन आता है और फिर वो चीज़ ऐड हो जाती है। कंजक्शन हो जाता है एंड, बट, यहाँ पर ऑट नहीं और आएगा, और एज एक्सेट्रा। जैसे हमने देखा कि जो भी 2 चीज़ों को जोड़ता है वो एक कंजक्शन होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, माई होम इज़ वेरी बिग, इट हैज़ 4 रूम्स। तो एक तो लाइन ये हो गई कि मेरा घर बहुत बड़ा है, एक लाइन ये हो गई कि उसमें 4 कमरे हैं। तो यहाँ पर जो एंड है वो वर्क कर रहे हैं इन दोनों लाइन को जोड़ने के लिए। तो ऐसे ही कंपाउंड का यूज़ होता है ताकि हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ किसी भी कंजक्शन के थ्रू जोड़ पाएँ। तो अभी हमने देखा सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस बिना किसी और चीज़ के यूज़ का। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें एक ऐसा वर्ड हो रहा हो जिसकी वजह से एक लाइन दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए। और कंपाउंड का मतलब तो यही है कि जब 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट लाइन एक कंजक्शन के फॉर्म में ऐड हो रही होती है। आगे बात करें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की, ये भी वाइट होना चाहिए था। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें मोर देन 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट लाइन होती है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि कंजक्शन से जुड़ता है। तो कंपाउंड में हमने ये देखा था कि जब भी हम कंजक्शन को यूज़ करते थे तो 2 इंडिपेंडेंट वो जोड़ते हैं क्लॉज। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की भी बात हो गई कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। तो यहाँ पर बात करें द सन इज़ शाइनिंग नाउ, यानी कि जो सूरज है वो चमक रहा है। तो अलग लाइन होके भी सेंस बना सकते हैं बिना कुछ एडिशन के। और यहाँ पर है आई थिंक दैट वी कैन गो फॉर स्विमिंग, कि हम स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग लाइन एक साथ सेंस बना रही है, लेकिन यहाँ पर एक कंजक्शन है जिसकी वजह से इन दोनों लाइन का मतलब बन रहा है कि सूरज चमक रहा है इसीलिए हम स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। मेरा पेन थोड़ा सा भाग रहा है। ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए और इसके बीच में एक कंजक्शन है जो कि इन दोनों को साथ में जोड़ रहा है, ठीक है। और इसको डिपेंडेंट बना रहा है क्योंकि हमारा सन शाइन कर रहा है नाउ, उसी की वजह से हम किसी भी जगह जा पा रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों को मिक्स करके बेसिकली यूज़ करते हैं सेंटेंस का। आगे हम बात करें तो फ्रेजेस क्या होते हैं। अब फ्रेजेस का मतलब ये हो गया जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को सेंटेंस में डालते हैं जिनका वैसे तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर हम उन्हें सेंटेंस में डालें तो उसका बहुत सेंस बनता है। अभी एग्जांपल दूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो फ्रेजेस हैं वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, एक स्पीच का एलिमेंट बनता है। तो अभी फ्रेज से तुमको समझ में आ जाएगा। और पीछे सेंटेंस की भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो एक बार उसे दोबारा देख लेना, और कन्फ्यूजन हो तो फिर तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं समझा ही दूँगी। तो यहाँ पर फ्रेज का मतलब है जब अलग अलग वर्ड्स का एक साथ यूज़ होता है ताकि वो सेंटेंस में एक सेंस बना पाए, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो हमें बताता है कि सेंटेंस में हो क्या रहा है, और जो सब्जेक्ट होता है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। फ्रेज तो हमने बहुत टाइप के सुने हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें वो फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है कैलाश रैन अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर कौन रोड पर भाग रहा है, तो कैलाश। कैलाश यहाँ पर एक नाउन हो गया। फिर हम बात करें दे वेंट टू द मार्केट, तो मार्केट कौन गया, दे, यानी कि वो लोग मार्केट गए, तो उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। फिर यहाँ पर है द ब्राउन डॉग इज स्लीपिंग, तो ब्राउन डॉग यहाँ पर हो गया क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर ऐसे हमने इन चीज़ों को यूज़ करा है जहाँ पर हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, क्या चीज़ सब्जेक्ट के ऊपर हो पा रही है किसी फ्रेज की उससे। कैलाश यहाँ पर भाग रहा है, कैलाश एक नाउन है। वो लोग मार्केट गए हैं तो वो वहाँ पर प्रोनाउन हो गया। द ब्राउन डॉग इज स्लीपिंग, यानी कि जो ब्राउन डॉग है, स्पेसिफिक जो ब्राउन डॉग है वो सो रहा है। तो ऐसे ही हम नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज का मतलब समझते हैं। आगे बात करें तो हमने अभी देखा था प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है सेंटेंस में जिसका यूज़ करते हैं हम सेंटेंस बनाते टाइम। तो
प्रेडिकेट सेंटेंस का मतलब होता है कि जो भी वर्ब होता है और वर्ड्स होते हैं जो एक साथ रिलेट करते हैं, यानी कि वो ये बताते हैं सेंटेंस में जिसकी भी बात हो रही हो क्या काम कर रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, ये सब एक प्रेडिकेट बताता है। ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, वर्ब बेसिकली एक्शन ही हुआ, और या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दें। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जितना हमारा पूरी लाइन होती है उसमें ऑलमोस्ट 90% भी प्रेडिकेट का हो सकता है, वो इतना बड़ा पार्ट कंसिस्ट करता है। जैसे कि द लेटर कंटेन्ड एक्साइटेड न्यूज़, तो यानी कि एक्साइटेड न्यूज़ किस में थी, लेटर में, तो लेटर ने एक एक्साइटेड न्यूज़ रखी, तो इसने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताया कि लेटर जो सब्जेक्ट था उसमें क्या ऐसा था कि उसकी वजह से एक्साइटेड हुआ। फिर बात है कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया कारगिल वॉर का, तो जितने भी आर्मी के ऑफिसर हैं इसमें उन्होंने कारगिल वॉर का एक्सपीरियंस लिया, तो उसने आर्मी ऑफिसर के बारे में डिस्क्राइब करके बताया हमें कि उन लोगों के पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही इसने प्रेडिकेट का काम करे, क्योंकि यहाँ पर इसने एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझाया कि वो क्या काम करते हैं, क्या उनका एक्शन है या फिर उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर है आई एम गोइंग टू आउटसाइड एंड मे टेक सम टाइम टू रिटर्न, यानी कि मैं जो हूँ मैं टाइम लूँगा बाहर जाने में और वापस आने में भी शायद थोड़ा टाइम लगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन मेरे बारे में इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये सब एक प्रेडिकेट का पार्ट है। तो बेसिकली सब्जेक्ट को छोड़ के जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है एक प्रेडिकेट होती है जो समझाता है कि क्या काम हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। आगे हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक पार्ट्स में 8 चीज़ें होती हैं, यानी कि ये तो हमने 9th में पढ़ा था, तो बेसिकली मैं उसके एक रिविजन करा रही हूँ तुम्हें, जैसे ये तो तुम्हें आते ही होगा बट तुम्हें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में 8 चीज़ें होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडजेक्टिव। हाँ, मैं सांस चढ़ गई। तो नाउन क्या होता है, किसी भी प्लेस, थिंग का नाम या फिर कोई भी चीज़ हो गई नाम, बेसिकली उसको हम नाउन बुलाते हैं। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह ले लेता है। अभी जैसे ये हो गया कि भूमि इज़ ओपनिंग द डोर, यानी कि भूमि नाउन है जो कि डोर को ओपन कर रही है। प्रोनाउन का हो गया शी इज़ ओपनिंग द डोर, तो भूमि को किसने रिप्लेस कर दिया, शी ने। फिर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब का मतलब हो गया जो भी नाउन या प्रोनाउन एक्शन कर रहा है। तो भूमि इज़ ओपनिंग द डोर, भूमि क्या कर रही है, वो डोर को खोल रही है, तो ओपन करना वर्ब हो गया। एडवर्ब की बात करें तो हम बताते हैं कितनी जल्दी कितनी धीरे चीज़ें हो रही है, जैसे भूमि इज़ क्विकली ओपनिंग द डोर, यानी कि वो बहुत जल्दी डोर खोल रही है, तो क्विकली वहाँ का हमारा एडवर्ब हो गया। या फिर भूमि इज़ ओपनिंग द डोर वेरी स्लोली, तो स्लोली का मतलब हो गया कि वो एडवर्ब है। प्रीपोजिशन का मतलब है कि हम नाउन या प्रोनाउन की जगह बताते कि वो कहाँ पर है, जैसे कि रिमोट है कि टेबल के ऊपर है, तो रिमोट इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन उसकी प्रीपोजिशन हो गई, वो उसकी जगह हो गई। इंटरजेक्शन में हम ये बताते हैं कि कैसे इमोशन हम फील कर रहे हैं, जैसे हम एक्सक्लेमेटरी का यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि हमें अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, वैसे इंटरजेक्शन होता है। कंजक्शन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था जो दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, एज हो गया, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है हम ये समझाते कि नाउन या फिर प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन कैसी है, जैसे कि शी इज़ वेरी प्रेटी, तो वो बहुत सुंदर है, या फिर शी इज़ वेरी फेयर, शी हैज़ कर्ली हेयर्स, तो ये सब उसके एडजेक्टिव हो गए। एक बार तुम्हें जल्दी से मैं पंचुएशन मार्क का भी बता देती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। तो जो फुल स्टॉप होता है वो तो हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी भी सेंटेंस का एंड करना हो, या फिर हम कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, इंजीनियर हो गया, तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया या फिर दैट इज़ हो गया, तो हम अलग अलग शॉर्ट फॉर्म के लिए फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं फिर सेंटेंस को एंड करने के लिए। उसके बाद हम बात करें कॉमा की, तो कॉमा किसी भी चीज़ के लिए पॉज बताता है, जैसे कि एप्पल हो गया, राहुल हो गया, विनती हो गया, तो ये सब एक ही लाइन का पार्ट है, लेकिन इन्हें हम पॉज देके बोलेंगे क्योंकि अलग अलग चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अपॉस्ट्रॉफी का बात करें तो यूज़ करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए बिलोंगिंगनेस, जैसे भूमिज बुक हो गया, तो कहीं पर भी अगर एस यूज़ हो रहा है, प्लूरल फॉर्म यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं जिससे समझ में आता है कि ज़्यादा लोग हैं या फिर जो बुक है वो भूमि की है। उसके बाद हम बात करें तो ये भी शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है, जैसे हमने लिख दिया आई, यानी कि आई विल। इज़ेंट यूज़ करते हैं हम, तो उसमें आ गया इज़ नॉट। तो ये ऐसी कुछ कुछ पंचुएशन होती है, इसमें एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, क्वेश्चन मार्क भी होते हैं जिसमें हम इमोशन शो करते हैं, हम इंटरोगेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंटेंस में समझ में आता है कि वो क्या चीज़ हमसे पूछ रहा है। इसका भी तुम एक बार
ये आइडिया तो तुम्हें होगा, ये सब 9th में पढ़े थे तो बहुत बेसिक था, मैंने सोचा एक बार बता दूं। तो अभी हम 8 बेसिक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसका यूज़ क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या है। नाउन हमने देखा जो भी किसी प्लेस थिंग का नाम बताता है। प्लेस, पर्सन, थिंग या फिर आर्टिकल के साथ यूज़ होता है। आर्टिकल सबको पता ही है, ए, एन, द। जो भी कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होते हैं, वॉवल के साथ यूज़ होता है, और जो भी स्पेसिफिक पार्ट के साथ यूज़ होता है। आर्टिकल अभी हम आगे भी पढ़ेंगे तो इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे अभी। तो जैसे कि राजीव रोट अ लॉन्ग लेटर, तो यहाँ पर राजीव जो है वो नाउन है, वो एक लेटर को लिख रहा है, यानी कि वो सब्जेक्ट है, वो नाउन है, उसका नाम हमने राजीव, उसका नाम नहीं, उसका नाम ही राजीव है तो नाउन है। प्रोनाउन का मतलब है जो नाउन की जगह ले ले, यानी कि किसी के नाम की जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे बायो में आजकल शी, हर, ही, हिम लिखते हैं तो वो प्रोनाउंस हो गए। जैसे कि शी रैन अवे एज हर पेरेंट्स लेफ्ट, तो यहाँ पर शी प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है। आगे हम बात करें तो हम ये देखते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव वो होता है जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है अच्छे से। जैसे अभी हमने बोलता है द गर्ल इज़ वेरी प्रीटी, तो जो गर्ल है वो बहुत सुंदर है, वो उसका एडजेक्टिव हुआ। वर्ब का मतलब है जो वर्ब एक्शन कर रहा होता है, जैसे कि शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ कुकिंग, तो जो भी काम कर रही है, प्लेइंग, कुकिंग, वो सब वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं वो हो गया। एडवर्ब का मतलब है कि वो ये बताते हैं कि कैसे जो वर्ब हो रहा है या फिर जो चीज़ें हो रही है किस इंटेंसिटी से हो रही है, कैसे एडजेक्टिव या फिर अलग अलग एडवर्ब से हो रही है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले दो। अभी हमने लिखा था कि शी इज़ ओपनिंग द डोर वेरी क्लोजली, या फिर बहुत ही ज़्यादा फास्ट वो काम करेगी, या फिर शी क्राइड वेरी लाउडली। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वो वर्ब कर रही है सब्जेक्ट या फिर कर रहा है तो किस इंटेंसिटी से कर रहा है, क्या स्पीड है, क्या वो कर रहा है, कितनी तेज़ वो रो रहा है, कितनी धीरे वो रो रहा है। तो बेसिकली ये सब एडवर्ब का मतलब होता है। आगे हम देखें तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो अभी ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बट एक बार सुन लो। तो जो ए एंड द होते हैं ये बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं। ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है, एन है वो इन 5 वॉवल्स के साथ यूज़ होता है, और जो द है वो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर के साथ यूज़ होता है। जैसे सन, मून, जुपिटर, ये सब तो सिर्फ सिंगल चीज़ है ना, तो हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़, ताजमहल के लिए द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ गया द मून, तो मून तो हमारे लिए एक ही है ना, तो हम उस पर सिर्फ द लगाएंगे। एन अम्ब्रेला हो गया, तो यहाँ का तो हम जब भी आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उसके आगे के वर्ड का फर्स्ट लेटर देखते हैं। तो ये वॉवल का पार्ट यहाँ पर एन आएगा, अकार में ये कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। तो ऐसे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ईजी होता है। कंजक्शन की बात करें तो वही जो कि वर्ड दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ देता है, जैसे कि एंड और बट, ये फ्रेज पे भी यूज़ हो सकता है, नाइन में भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले तो आइदर चॉकलेट और वनीला, यानी कि हम चॉकलेट भी खा सकते हैं, वनीला भी खा सकते हैं, तो ये दो अलग चीज़ों को जॉइन करके एक सेंटेंस बनाती है। अमित एंड ईशा आर प्लेइंग, यानी कि अमित और ईशा दोनों साथ में खेल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एंड और आइदर का कंजक्शन यूज़ करा है। आगे बात करें प्रेपोजिशन, तो ये हमें जगह बताती है कि कहाँ पर चीज़ है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो रिमोट है वो टेबल के ऊपर है, वैसे ही कैट इज़ ऑन द टेबल, यानी कि वो टेबल के ऊपर है। अनिका इज़ अंडर द ट्री, वो ट्री के अंदर है। तो ऐसे हम इन, एंड, और, अंडर, इन सब चीज़ों के थ्रू हम बता पाते हैं कि क्या प्रेपोजिशन होती है।